तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए बेटा, स्वागत है आपका आप सभी की ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म ई टीम लाइव पर। और हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज का स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द डे फर्स्ट ऑफ योर इंपॉर्टेंट सीरीज, जो कि बेटा क्या होने वाली है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, देखो आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 के, बेसिकली क्लास 12 के स्पेसिफिकली और बायोलॉजी का सेक्शन मैं कवर करने वाला हूं आपका। ठीक है, जिसके अंदर हम हर एक पेपर के, आपके प्रीवियस जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे बेटा, उनको सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में समझाया जाने वाला है, वेदर इट इज द ऑब्जेक्टिव और द सब्जेक्टिव। बेटा हर एक क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग, जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत अच्छे से समझाया जाने वाला है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे आप सभी जानते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें दो सेक्शंस होते हैं जनरली, सेक्शन ए एंड द बी होता है, जिसके अंदर बेटा सेक्शन ए में तो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और सेक्शन बी में आपके सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में जो भी ऑब्जेक्टिव है आपके, ऑब्जेक्टिव में आपको 70 में से आपको केवल केवल कितने अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा, 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन बी में जो आपके शॉर्ट आंसर होते हैं और लॉन्ग आंसर होते हैं, उसमें भी आपके पास में क्या होता है बेटा, चॉइसेस होती हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम ये आपकी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन होने, फर्स्ट डे होने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर हम बेटा 2024 का पेपर कवर करने वाले हैं। लेकिन उसको कवर करने से पहले हम आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किए हैं, जो कि आज सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूं। जो कि क्या है बेटा, आपका ये बुक्स देखो। हमने लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर थे वो एक बुक की फॉर्मेट में अपने अलग तरीके से डिजाइन किए हैं, जिसके अंदर बेटा आपको अलग, लाइक आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जाने की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। आप आराम से सीधा बुक में जाएं, बुक में जाकर के एक एक क्वेश्चंस को आपको पूरी तरीके से वहीं पे ही मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके सॉल्यूशंस होंगे ऑब्जेक्टिव के होंगे वो आपके पीछे भी हैं, बुक के पीछे। लेकिन देखो, बुक्स के साथ में एक इशू ये होता था कि अभी जो हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक का प्रॉब्लम होता था वो ये होता था कि बुक का हमारे पास में सॉल्यूशन नहीं हुआ करता था। तो देखो, लेकिन अब हमने क्या है, हमने एक अलग स्ट्रैटेजी प्लान की है आपकी बुक को थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए। उसमें क्या क्या है, जो हम सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं वो बुक के अंदर, इस क्यूआर कोड के अंदर। ठीक है, हर एक बुक के जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा, क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पेपर की शुरुआत में ही एक क्यूआर कोड होगा। आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और उस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली वहां से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। मान करके चलो आप लगाते आ रहे हैं, आप टिक करते हुए आ रहे हैं, जहां से भी आपने 1 to 70 और जो भी आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपको कहीं इशू आ रहा है, आप डायरेक्ट एक क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और उसके सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशंस क्या है, ये जो आपका क्यूआर कोड है, इसके एक्सेस करने के लिए आपके पास में आपको एनरोल होना होता है बेटा बैच में। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बैच के साथ ही मिलेंगी। ठीक है, और इसके अंदर देखो क्या है, हमने बुक स्पेशली किस चीज के लिए डिजाइन किया है, आपके क्लास 10th और क्लास 12th के सिलेबस को कवर करने के लिए। आपके क्लास 10th और क्लास 12th के जो आपके पेपर्स हैं उनको कवर करने के लिए क्या है, आपके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों मीडियम्स के लिए सेपरेट बुक्स हैं। ठीक है, आपके हिंदी मीडियम की अलग बुक है और इंग्लिश मीडियम की अलग बुक है। हिंदी मीडियम की जो बुक होगी या इंग्लिश मीडियम की जो 10th क्लास की बुक होगी बेटा, उसके अंदर क्योंकि देखो सब्जेक्ट्स ऑल होते हैं, तो हमने सारे सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं। ठीक है ना, हमने किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा। लेकिन अब जैसे आप जानते हैं कि क्लास 12 के लिए क्या हो जाता है बेटा, स्ट्रीम्स स्पेसिफिक हो जाती हैं, जैसे आर्ट्स, मैथ, साइंस एंड बायोलॉजी वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ तीनों स्ट्रीम्स को, कॉमर्स को, आर्ट्स को एंड साइंस को एक ही बुक के अंदर कवर किया है। ठीक है, यानी एक की अलग अलग बुक के अंदर कवर किया है बेटा। साइंस के लिए हमने आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, वो हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए बेटा सेपरेट बुक होने वाली है। इसी तरीके से आपकी कॉमर्स के लिए होने वाली है, इसी तरीके से आपकी बेटा आर्ट्स के लिए होने वाली है। देखिए, जैसे ये आपको दिख रहा होगा बेटा, ये साइंस के लिए है, किस चीज के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के लिए है बेटा, आपके किस चीज के, साइंस के लिए। किसका है बेटा, क्लास 12 का। ठीक है, ये आपका आर्ट्स का है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। लाइकवाइज ये आपका कॉमर्स का होने वाला है और ये आपका क्या है बेटा, हिंदी मीडियम कॉमर्स होने वाला है। ठीक है,
तो आपको कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन कहाँ मिलने वाले हैं आपके, अगर आप 10th से हैं तो आपको इस बुक में मिलने वाले, और अगर आप 12th से हैं तो बेटा आप इस बुक के अंदर मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम। ठीक है, तो ये बुक आप जब परचेज करेंगे तो उसमें क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, और क्यूआर कोड को स्कैन करके क्या करेंगे बेटा, आप डायरेक्टली अपने वीडियो सॉल्यूशन पर जा सकते हैं। ठीक है, और उस चीज के लिए जब हमने कहा बेटा आपका एनरोलमेंट होना जरूरी है, तो एनरोलमेंट कहां से होगा बेटा, ऐप से होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये आपको ऐप कहां से डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा बेटा, आपके जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो गूगल प्ले से जाकर के करेंगे, और जो आपके आईफोन यूजर्स हैं बेटा वो ऐप स्टोर से। ठीक है, एप्पल ऐप स्टोर से जाकर के इसको आराम से यूज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट से जाकर के विजिट करना चाहता है वो जाकर के वेबसाइट से भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपके साथ में, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बता दी, बावजूद उसके भी अगर आपके पास कोई इश्यू आता है तो हमारी टीम आपके लिए बैठी हुई है। आप इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी टीम से इमीडिएट मोड पर आपको रिप्लाई किया जाएगा, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो तुरंत के तुरंत इमीडिएट मोड पर बेटा क्या किया जाएंगे, रिजॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस बुक के साथ और इस सॉल्यूशंस के साथ बेटा आज के अपने डे फर्स्ट को हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का डे फर्स्ट। क्वेश्चन आ चुका है बेटा, बायोलॉजी का हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा बायोलॉजी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डू लिम्स एंड डिजिट्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलप। बेटा देखो टोटल 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, 9 मंथ में पूछा जा रहा है कि कौन से मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स हो जाते हैं। तो बेटा सेकंड मंथ में हो जाते हैं। फर्स्ट मंथ देखो जब फर्स्ट मंथ होता है तो फर्स्ट मंथ में क्या हो जाता है, हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, यानी हार्ट बीट जो स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियो के अंदर वो फर्स्ट मंथ में हो जाता है, जबकि सेकंड मंथ में क्या हो जाता है, उसके लिम्स एंड डिजिट्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं टोटल इसी तरीके से ये चलता है फर्स्ट टू 9th मंथ के अंदर, इसी तरीके से चलते हैं कि हर एक मंथ के अंदर जो होता है एक मेजर चेंज ऑब्जर्वेबल होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। बेटा आंसर होने वाला है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। देखो ये किससे रिलेटेड है आपके, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंसेस चलते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इसी तरीके से चलता है कि आपका प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और फिर बनता है बेटा आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। होप यू आर रिमेंबरिंग द पॉइंट। फिर इसका ओव्यूलेशन होता है और बची हुई बॉडी, इससे ओव्यूल तो बाहर आ जाता है और बची हुई बॉडी क्या बनती है बेटा, कॉर्पस हिमोरेजिकम। क्या बनती है बेटा, कॉर्पस हिमोरेजिकम, जो कि कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, और ये एज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट करता है एज कंपेयर टू द एस्ट्रोजन। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। जबकि ग्राफिन फॉलिकल ये इससे वो होता है ओव्यूलेशन, कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस कुछ नहीं होता है, लाइक कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो जाता है तो क्या बनाता है आपका, कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। ये आपके मेंसेस के लास्ट में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होनी होती है। प्राइमरी फॉलिकल ये आपकी फॉलिकल की फर्स्ट स्टेज होती है। आफ्टर द ओव्यूलेशन After ovulation, the ovum is surrounded by the group of cells called। देखो ग्रुप ऑफ सेल्स बोला गया है कि किस सेल से सराउंडेड रहता है। पहले तो अगर हम बताएं, जब ग्राफियन फॉलिकल से बेटा जब ओव्यूलेशन हुआ तो ये क्या आ गया, oocyte आ गया बाहर, एग आ गया बाहर, कहाँ बेटा, सीलोम के अंदर। ठीक है, ये यहाँ से कहाँ से किसके थ्रू पकड़ लिया जाएगा बेटा, ये जो फिम्ब्री होगी किसकी, फेलोपियन ट्यूब का ये इस्थमस, ये एम्पुला और ये इन्फंडिबुलम, ये आपकी फिम्ब्री, ये कैच करेगी एग को लेकर के जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो एग होता है बेटा 2 लेयर से घिरा होता है। द फर्स्ट वन इज योर जोना पेलुसिडा, सेकेंड वन इज योर कोरोना रेडिएटा। तो आपका जो ये oocyte होता है बेटा, सेकेंडरी oocyte जो होता है, oocyte ये आपका 2 लेयर से घिरा होता है, जोना पेलुसिडा और आपका कोरोना रेडिएटा। लेकिन अगर हम सेल्स की बात करें तो जोना पेलुसिडा क्या होती है बेटा, ए सेल्यूलर होती है। ये सेल्यूलर कंपोजिशन इसका नहीं होता, जिलेटिनस कंपोजिशन होता है बेटा। जबकि कोरोना रेडिएटा जो होती है, कोरोना रेडिएटा सेल्यूलर होती है, और किससे, इसकी जो सेल्स होती है बेटा, इसकी सेल्स किससे जुड़ी होती है, हाइल्यूरोनिक एसिड से। ठीक है, तो आंसर इज गोइंग टू बी योर कोरोना रेडिएटा। ठीक है बच्चों,
जबकि ग्रेनुलोसा सेल्स ये कुछ काम नहीं है, थीका लेयर नहीं होती है। और जोना पेलुसिडा ये आपको बता दिया, जोना पेलुसिडा क्या होती है बेटा, ए सेल्युलर होती है, ठीक है। चलिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अ हैप्लॉइड इन द नेचर, बेटा पूछ लिया गया है हैप्लॉइड कौन सी होती है। देखो हैप्लॉइड बेटा उगोनिया, उगोनिया क्या ये कहाँ है बेटे, सारे का सारा ये किस चीज का है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस का है, यानी oogenesis के पार्ट है। तो oogenesis में कौन सी होती है, सेकेंडरी oocyte जो होती है वो क्या होती है आपकी, सेकेंडरी oocyte क्या होती है आपकी, हैप्लॉइड होती है। प्राइमरी oocyte बेटा इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है, तो यानी ये कैसी होनी चाहिए बेटा, डिप्लॉयड होनी चाहिए। उगोनिया जो होते हैं, उगोनिया से क्या बनता है बेटा, ये ग्रोथ करके क्या बनाती है, प्राइमरी oocyte बनाते हैं। जाइगोट यू नो वेरी वेल, दिस इज ऑलवेज डिप्लॉयड बिकॉज ऑफ जाइगोट किससे बनता है, दो गैमेट के बेटा फ्यूजन से, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यार, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विच इज नॉन स्टेरॉइडल। बेटा नॉन स्टेरॉइडल हमेशा ध्यान रखेंगे, सहेली केवल एक सिंगल ऐसी नॉन स्टेरॉइड एक ऐसी पिल होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है जो कि कैसी होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो होती हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव करने के लिए ली जाती है। कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो भी मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसमें क्या होती है, पिल्स भी होती है, आईयूडीज भी होती है, इंजेक्शंस भी होते हैं, ठीक है ना, और क्रीम और जेली वगैरह भी होते हैं, यानी नेचुरल केमिकल बैरियर और आपके पास में हार्मोनल, ठीक है। तो उसमें सहेली जो आती है बेटा आपका पिल्स में आती है, ठीक है। और पिल्स क्या होती है, ये आपकी नॉन स्टेरॉइडल होती है। किसने बनाई थी पूछ लिया जाता है, तो बेटा CDRI लखनऊ ने। किसने बनाई थी, CDRI लखनऊ ने, ठीक है। CDRI लखनऊ ने बनाई थी आपकी ये, और नॉन स्टेरॉइडल पिल होती है, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग बेटा अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 2% मानी जाती है, विच इज लाइक अगर एग्जैक्टली हम बात करते हैं तो 1.93%, ठीक है। 1.93% जो होती है एग्जैक्ट है, और अगर बोलते हैं तो 2% मान ली जाती है बेटा इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूडी इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। बेटा देखो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, अब हम बात करते हैं आईयूडीज क्या होती हैं। आईयूडीज जो होती हैं ये आपके क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड होता है। हम बेटा 3 तरीके से पढ़ते हैं, नंबर 1 नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नंबर 2 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, नंबर 3 क्या आती है आपकी, हार्मोनल आईयूडी, ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में आपकी क्या आती है, लिपेज लूप आती है जो कि ये होती है, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में क्या होती है, कॉपर टी होती है, कॉपर 7 होती है, मल्टीलोड 375। तो कॉपर 7 और कॉपर टी हो गई ये आपकी क्या बेटा, कॉपर रिलीजिंग। बची आपकी एलएनजी और मायरिना, एलएनजी और मायरिना। बेटा ये जो होती है आपकी क्या होती है, ये आपकी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Which of the following statement is incorrect about the DNA replication। बेटा DNA replication देखो क्या होता है, DNA replication होता है DNA का अपनी सेम कॉपी को बनाना ही क्या कहलाता है बेटा, DNA replication होता है, ठीक है। कब होता है, सेल साइकिल के एस फेज में, ठीक है। अगर आप सेल साइकिल को इससे रिलेट करोगे तो सेल साइकिल के एस फेज में न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं बेटा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो बेटा एक डीएनए से 2 डीएनए के स्ट्रैंड बनते हैं, जिसमें से एक पेरेंटल होता है और एक क्या होता है बेटा, नए जो न्यूक्लियोटाइड्स आकर के अरेंज होकर के डीएनए की स्ट्रैंड बनाते हैं, एक वो होता है, ठीक है। मान करके चलो बेटा अगर हम ये पेरेंट डीएनए को इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, और इससे रेप्लिकेशन होता है तो एक इस तरीके से होगा, यानी नई स्ट्रैंड जो आएगी वो इस तरीके से रहेगी, और पुरानी स्ट्रैंड, यानी दिस टाइप ऑफ नेचर ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव नेचर, जो कि किसका होता है बेटा, डीएनए का होता है, ठीक है। मेन एंजाइम डीएनए के लिए क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। म्यूटेशन अपेयर ड्यू टू द एरर इन रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही है बेटा। अगर किसी तरीके से कोई भी एरर आ जाती है जो कि डीएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है, रेगुलेट करता है, अगर उसके फंक्शन में कोई एरर आ जाती है तो क्या होते हैं, म्यूटेशन होते हैं। रेप्लिकेशन इन बोथ स्ट्रैंड डीएनए इज कंटिन्यूअस, बिल्कुल गलत बेटा। रेप्लिकेशन जो होता है क्या होता है, रेप्लिकेशन जो होता है देखो बेटा 2 स्ट्रैंड में चलता है, इसके 2 स्ट्रैंड जो होते हैं देखो इस तरीके से होता है, एक तो होती है 3 से 5 डायरेक्शन में, एक होती है 5 to 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अब जब ये रेप्लिकेशन करता है तो एक तो चलता है इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देखो बेटा किस तरीके से चलने वाला है, आ जाओ देखते हैं, ठीक है।
अगर हम इसको 3' to 5' मान लें और इसको 5' to 3' मान लेते हैं, तो देखो अब कैसे होगा बेटा। रेप्लिकेशन का तरीका क्या होता है, रेप्लिकेशन हमेशा हमेशा न्यू स्ट्रैंड जो भी बने, चाहे आरएनए की बने, डीएनए की बने या प्रोटीन की बने, वो हमेशा क्या चलेगी बेटा, 5' to 3' चलेगी। तो देखो 5' to 3', तो ये वाली जो स्ट्रैंड 3' to 5' थी, उस पर तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो दूसरी वाली स्ट्रैंड होती है बेटा, बनना तो देखो 5' to 3' है, तो वो बनना शुरू होगा बेटा यहां से 5' to 3' इस तरीके से चलेगा। और लेकिन अब जब रेप्लिकेशन होता है तो पूरा डीएनए एक साथ अनवाइंड नहीं होता। जब एक साथ अनवाइंड नहीं होता, थोड़े थोड़े से पार्ट को अनवाइंड करा जाता है। अब जैसे ये अनवाइंडिंग इसकी यहां से यहां चली जाएगी, तो बेटा आपको क्या दिखेगा कि एक तो हो जाएगा ये कि लाइक इस तरीके से, और ये ऐसे मान लो, और ये इस तरीके से, और ये ऐसे मान लो। तो जो आपका सीधा चल रहा था बेटा, जिसकी डायरेक्शन थी 5' to 3', वो तो कंटिन्यू चलेगा। लेकिन ये वाला जिसने यहां से शुरू किया था, उसके लिए तो पीछे अब गैप ये आ गया ना, तो ये वाली जो स्ट्रैंड होती है, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो यानी एक स्ट्रैंड के ऊपर तो चलेगा, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा, एक स्ट्रैंड के ऊपर होगा बेटा आपका डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जिसको आप लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलोगे। Which enzyme is responsible for the transcription of ribosomal rRNA? ठीक है बेटा, rRNA के लिए बेटा RNA पॉलीमरेज 1 जो होता है जिम्मेदार होता है। अगर हम बात करते हैं बेटा प्रोकैरियोट के अंदर, कहां बेटा, प्रोकैरियोट के अंदर जो होते हैं RNA पॉलीमरेज क्या होते हैं, दोज एंजाइम विच forms the yet which transcribe the RNA on the बेसिस ऑफ डीएनए कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, यानी डीएनए की रीड करके, डीएनए की स्ट्रैंड को रीड करके आरएनए बनाना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाता है। डीएनए से क्या बनाना बेटा, आरएनए जो बनाया जाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए हमारे बेसिकली मेजरली 3 टाइप के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो आरआरएनए जो होता है बेटा, आरआरएनए प्रोकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से बनाया जाता है, जबकि टीआरएनए जो होता है बेटा पॉलीमरेज थर्ड से बनाया जाता है, जबकि एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए हो जाए या एचएनआरएनए जो होता है पॉलीमरेज सेकंड से बनाया जाता है। ठीक है, तो आरआरएनए जो है ये आरआरएनए आपके पॉलीमरेज 1 से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन, देखो बेटा पूछा जा रहा है, ये आपकी ट्रांसलेशन प्रोसेस का है। देखो डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से बेटा क्या, प्रोटीन बनना। क्या बेटा, प्रोटीन बनना, ये ट्रांसलेशन बोला जाता है। क्या, ट्रांसलेशन बोला जाता है। अब आरएनए के ऊपर 3 अमाइनो एसिड, 3 को न्यूक्लियोटाइड का AUG, UAG, AAG, इस तरीके से 3 न्यूक्लियोटाइड का जो होता है बेटा एक सीक्वेंस होती है, जिनके बीच में कोई गैप नहीं हो जाता, लेकिन पढ़ा जाता है उसको ट्रिपलेट की फॉर्म में। यानी 3 कोडोन के 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ पढ़ा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रिपलेट नेचर बोले जाते हैं कोडोन की। ठीक है, इनको स्टडी करके ऊपर टीआरएनए लाया जाता है, और जो कि क्या होता है अपने साथ अमाइनो एसिड को लेकर के आता है। तो इसको कोडिंग को हम क्या कहते हैं कि इस ही के अकॉर्डिंग क्या बनता है बेटा, वो बनाया जाता है आपका क्या, प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो अमाइनो एसिड होता है, ये अमाइनो एसिड एक कोडोन जो होता है एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, लेकिन बोला जा रहा है कि सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। लेकिन देखा जाता है बेटा कुछ कोडोन, जैसे कि आप देखेंगे कि मल्टीपल कोडोन 1, C1, C2, C3, अगर ये एक से ज्यादा कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ये बोला जा रहा है। देखो अगर एक से ज्यादा कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बेटा डीजेनरेसी। क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। ठीक है, एक से ज्यादा कोडोन का एक ही अमाइनो एसिड को कोड करना क्या कहलाता है बेटा, डीजेनरेसी कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये अमाइनो एसिड चाहे डीएनए की सीक्वेंस में कहीं भी मिले, चाहे डीएनए की सीक्वेंस में स्टार्ट में मिले, बीच में मिले या आखिर में मिले, ये इस ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तो इसको ये जो एक अमाइनो एसिड का स्पेसिफिकली एक कोडोन का स्पेसिफिकली एक ही अमाइनो एसिड को कोड करना, वो क्या कहलाता है, नॉन एम्बिगुअस। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मल्टीपल कोडोन्स जो होते हैं आपके एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम डीजेनरेसी कहते हैं। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
व्हाट इज द रोल ऑफ वाई जीन? वाई जीन कहां से आगे बेटा? लैक ओपेरॉन के अगर हम बात करते हैं तो लैक ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन होता है बेटा सिस्टम ऑफ जीन, सिस्टम ऑफ जीन, ठीक है। तो हम बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया मेनली ई कोलाई के अंदर हम क्या देखते हैं बेटा? दो ओपेरॉन के बारे में बात करते हैं, एक ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, एक आपका लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन के बारे में जो देखते हैं तो बेटा स्ट्रक्चरल जीन के अंदर इसकी जो स्ट्रक्चरल जीन होती है इसमें तीन होती है, जेड वाई ए। क्या? जिया जीन होती है, जेड वाई ए। इससे पहले क्या होता है? इसका प्रमोटर होता है और इसका क्या होता है बेटा? ऑपरेटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है इसकी? रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो ये जो होता है देखो, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, और फिर ये जो स्ट्रक्चरल जीन होती है, ये जो जेड होती है, ये तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को करती है, ये परमिएज को करती है, जबकि ये क्या करती है बेटा? ट्रांस एसिटाइलेज को। चलिए आ जाए देख लेते हैं क्या पूछा है। ये वाई जीन जो है, वाई जीन किसको कोड करेगी बेटा? परमिएज को कोड करती है, ठीक है। चलिए, तो वाई जीन करेगी बेटा किसको? आपके परमिएज को। जेड जीन पूछ ले जाता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, और अगर ए जीन का पूछ ले जाता है तो बेटा ट्रांस एसिटाइलेज को, ठीक है। चलिए आ जाए। अच्छा, और ये तीनों जो जीन है किसके पार्ट है? तीनों जीन आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है? वो जीन या वो कोडोन जो कि आपके किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को या प्रोटीन को या एंजाइम को क्या कर रहा है बेटा? कोड करने वाला है। तो ये आपके ओपेरॉन का वो जीन, वो पार्ट जो किसी कोडोन के लिए, मतलब किसी अमाइनो एसिड के कोडिंग के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। उसके यानी कुछ प्रोडक्ट बना रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, अगर बात करते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस जो होते हैं बेटा किस चीज पे डिपेंड होते हैं बेटा? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस जो होता है वो होते हैं फॉसिल की स्टडी से। ये आपके इवोल्यूशन का पार्ट है कि फॉसिल की जो स्टडी कहलाती है ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में बेटा क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। व्हाट डू एनालॉगस स्ट्रक्चर शोज? बेटा एनालॉगस स्ट्रक्चर देखो, दो आपके पास में स्ट्रक्चर के जो होती हैं, आपके पास में जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं बेटा दो तरीके की होती हैं। आपने पहले भी एनसीईआरटी में देखा होगा, एक तो होती है होमोलोगस, एक होती है बेटा एनालॉगस। तो होमोलोगस ये जो स्ट्रक्चर होती हैं, ये तो होती हैं बेटा आपकी कन्वर्जेंट, ये तो होती हैं आपकी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से, जबकि एनालॉगस होती हैं या आपकी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होती है। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या कहती हैं कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर अगर फंक्शनली सिमिलरिटी दिखाएं, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर अगर फंक्शनली सिमिलरिटी दिखाएं तो उसको क्या कहते हैं बेटा? आप एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हो, जो कि क्या बनती है बेटा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से बनती है। यानी क्या होनी चाहिए? उनका फंक्शन जो होने चाहिए बेटा, फंक्शन जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो होनी चाहिए बेटा सेम होनी चाहिए, और ओरिजिन जो होनी चाहिए बेटा डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट ओरिजिन और सेम फंक्शन अगर आप कर रहे हो, डिफरेंट ओरिजिन अगर सेम फंक्शन के साथ आप कर रहे हो, तो उसको आप क्या कहते हैं बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्री हिस्ट्रिक केव आर्ट जो थी बेटा, प्री हिस्ट्रिक केव आर्ट जो बनाती है, ये आपके क्रोमैग्नन का बनाया जाता है। क्रोमैग्नन बनाता है जो कि क्या होता है? 18,000 ईयर एगो बनाया था, ठीक है। क्रोमैग्नन बनता है, फिर क्रोमैग्नन निएंडरथल, क्रोमैग्नन के बाद आपका निएंडरथल आया और फिर आपका होमो सेपियंस सेपियंस आया, ठीक है। तो ये आपके किसने बनाया था? आपके नहीं बेटा, पहले निएंडरथल, देन क्रोमैग्नन, देन आपका होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये आपके, ये जो आती है प्री हिस्ट्रिक केव जो आर्ट आती है, ये आपके क्रोमैग्नन मैन ने बनाई थी, जो कि 1650 आपकी क्रेनियल कैपेसिटी के थे, और कब था आपका? 18,000 ईयर एगो बनाई जाती है, ठीक है बेटा। देखो ये पूछा जाता है फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जब कर्डलिंग ऑफ मिल्क करी जाती है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क के दौरान, लाइक जब आप दूध से दही बनाते हैं, तो दूध से दही बनाने के दौरान आप कौन से विटामिन का उसमें बनाते हैं? तो बेटा विटामिन B12 के कंसंट्रेशन को उसके अंदर क्या कर देते हैं? हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो विटामिन A, विटामिन B6 वगैरह नहीं आता। सी का भी जो होता है, सी होता है सिट्रस फ्रूट के अंदर, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलियम वाइल देखो बेटा, पेनिसिलिन ये आपकी क्या थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो होते हैं फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहलाते हैं। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो होते हैं आपके फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहलाते हैं। ये आपके वर्क कर रहे थे किस चीज के ऊपर? एक
स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के अंदर। कहां बेटा? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। तब इन्होंने क्या किया था बेटा? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करी थी। किससे? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो थी वो स्टेफाइलोकोकस से नहीं आ रही थी। किसकी वजह से आ रही थी बेटा? ये एक फंजाई की वजह से आती है, पेनिसिलियम की वजह से, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम स्पीशीज की जो फंजाई होती है वो पेनिसिलिन सिक्रीट कर रही थी। काम क्या कर रहे थे? जब ये वर्क कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ टाइम बाद में कि इनकी कुछ पेट्री प्लेट्स के ऊपर जो बैक्टीरियल ग्रोथ थी वो सप्रेस हो गई थी। बैक्टीरियल ग्रोथ जो सप्रेस हो गई तो इनका वर्क जो इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो एक्सपेरिमेंट चलने वाली उसको क्या किया उन्होंने? डिस्कार्ड कर दिया पेट्री प्लेट्स को। लेकिन उन्होंने जब उसको ऑब्जर्व किया कि लाइक ऐसा क्यों हुआ, तो बाद में पाया कि कुछ केमिकल उसके ऊपर सिक्रीट हो रहे हैं जो कि फंगल ग्रोथ की वजह से थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी वो आपकी फंगस से आइसोलेट की गई थी, लेकिन थी कौन सी? पेनिसिलिन। बट कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर वर्क कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो बैक्टीरिया के ऊपर कर रहे थे। ठीक है ना? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा देखो एंटीबायोटिक आ गया ना। एंटीबायोटिक मतलब होता है एंटीबायोटिक यानी अगेंस्ट द लाइफ, लेकिन किसके? माइक्रोब के। माइक्रोब आपका कौन सा है? ये बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट जो मेडिसिन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। ठीक है, चलिए, इसमें हो जाएगा आपका स्टैटिन्स के कौन आपकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करके रखता है? तो स्टैटिन्स होते हैं वो। हीसरडेल इज अ ब्रीड ऑफ बेटा शीप की। हीसरडेल किसके होते हैं? शीप की एक वो होती है जो कि हीसरडेल जो है आपके बेटा क्या है? एक शीप की वैरायटी होती है जो कि किसके है? आपका आउटब्रीडिंग का रिजल्ट होता है। यानी किससे होता है? एक तो रैम और आपके जो कि आपके बेटा मेरिनो रैम और बीकानेरी एव्स के से बनती है। मेरिनो रैम, बीकानेरी एव्स, बीकानेरी एव्स और मेरिनो रैम से बना था, मेरिनो रैम। ठीक है, यानी मेरिनो रैम और बीकानेरी एव्स के जो आपने हाइब्रिडाइजेशन कराया, आउटब्रीडिंग कराई। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग से क्या बना था? आपका शीप बना। कौन सा बेटा? हीसरडेल भेड़। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू गेट द येलो मोज़ेक वायरस? बेटा देखो, येलो मोज़ेक वायरस से आपने किस तरीके से निकाला था? येलो मोज़ेक वायरस से जो आपने डिजीज के रेजिस्टेंस मूंग जो बनाई थी, तो वो कैसे बनाई थी बेटा? आपकी म्यूटेशनल ब्रीडिंग से। किससे बनाई थी? आपकी म्यूटेशनल ब्रीडिंग से। रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट टुवर्ड द एनोड। देखो, जब आप बेटा ये किससे आ गया? ये आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आ गया है। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है बेटा आपके फ्रेगमेंटेड डीएनए को, जब डीएनए लेते हैं हम, डीएनए अगर सेल से लिया, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले, डीएनए के फ्रेगमेंट बना लिए। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करने के लिए हम बेटा क्या करते हैं? जेल के ऊपर चलाते हैं। ठीक है, और जेल जो होता है, जेल के ऊपर जब चलता है तो डीएनए के ऊपर चार्ज होता है बेटा नेगेटिव। डीएनए के ऊपर चार्ज होता है बेटा किसके ऊपर? नेगेटिव होता है। किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट की वजह से। फॉस्फेट की वजह से डीएनए के ऊपर चार्ज होता है बेटा नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये यहां से ऊपर इसको लोड किया जाता है और यहां इधर बेटा इस तरफ होता है बेटा आपका पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं क्या? एनोड। तो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। रीजन क्या होता है बेटा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से। और देखा क्या जाता है बेटा? देखा यह जाता है कि जिस डीएनए फ्रेगमेंट का साइज, जिस डीएनए का फ्रेगमेंट का साइज सबसे छोटा होगा, यानी क्या होगा बेटा? मोबिलिटी जो होती है बेटा, मोबिलिटी होती है यहां पर मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी साइज ज्यादा होगा तो मोबिलिटी क्या होगी बेटा? कम होगी। यानी अगर आपका डीएनए फ्रेगमेंट इस तरीके से आ रहे हैं तो ये कंसिडर करा जाता है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट वन या स्मॉलर वन, जबकि ये हो जाएगा बेटा आपका हैवीएस्ट वन। यानी इसका जो होगा मॉलिक्यूलर साइज सबसे ज्यादा होगा, जबकि जो सबसे ज्यादा दूर जा रहा है, आप ऐसे ध्यान रखेंगे बेटा। कैसे? भारी भरकम जो इंसान होगा, मोटा जो इंसान होगा वो अनहेल्दी होगा और क्या होगा बेटा? ज्यादा नहीं चल पाएगा। जबकि जो एक पतला सा इंसान होगा बेटा वो क्या होगा? ज्यादा दूर तक चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा? भारी भरकम इंसान वो कम चलता है, जबकि जो पतला दुबला इंसान होता है वो ज्यादा चल पाता है। वो बिल्कुल भीड़ में को भी क्या हो जाता है बेटा? निकल जाता है। ठीक है,
तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है बेटा, डीएनए या आरएनए को सेपरेट करने की क्या होती है बेटा, टेक्निक होती है, ठीक है। और वो किस बिहाफ पर होती है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। चलता कहां से है, कैथोड से एनोड की तरफ। यहां पर क्या होते हैं बेटा, वेल्स बनाए जाते हैं, इसमें डीएनए को लोड किया और वो क्या चलता है, एनोड की तरफ चलता है। इसी को क्या कहते हैं हम, मोबिलिटी का आप ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल ये होता है कि मोबिलिटी चार्ज पे बेसिस पर नहीं होती है, मोबिलिटी चार्ज के बेसिस पर नहीं, किसके बेसिस पर होती है, साइज के बेसिस पर, ठीक है। तो क्यों चलता किस तरफ है, पॉजिटिव एनोड की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए बेटा देखो, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। मोबिलिटी पूछी, उसने ये नहीं पूछा कितना ज्यादा दूर जा रहा, उसने कहा कि पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ जा रहा है। तो आपने यहां पे लोड किया, वो तो यहां पे भी रुक सकता था, लेकिन क्या है, पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से जा रहा है। अब अट्रैक्ट सभी को बराबर कर रहा है, क्यों, क्योंकि चार्ज तो सभी के ऊपर बराबर होता है। जब चार्ज सभी के ऊपर बराबर होता है तो अब क्या कर रहा है, अब वो नीचे जा रहा है। अब वो डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर क्या होते हैं, जेल के अंदर जो होते हैं बेटा छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं। तो अब जितने ऊपर से नीचे तक देखते जाएगी, ये जितना आपका डीएनए का फ्रेगमेंट छोटा होगा, वो क्या करता जाएगा, आसानी से उन पोर्स को पार करता हुआ चला जाएगा और नीचे तक चला जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जब आप प्लांट के किसी सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन के जो उसके पार्ट होते हैं उसको ना हटा करके आप लीव्स का, स्टेम का, इन चीजों को आप यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं होने वाला बेटा, जेम्यूल, ठीक है। बल्ब वगैरह, राइजोम, ऑफसेट वगैरह सारी चीजें आप यूज करते हैं। जैसे बल्ब बेटा किसमें होता है, अनियन गार्लिक के अंदर होता है, पिस्टिया आइकोर्निया इसके अंदर होता है, आपके क्या होता है, ऑफसेट होता है, जबकि राइजोम क्या होता है आपका, बनाना के अंदर होता है। Which of the following statement is incorrect? Antheridia are present on the antheridophore of the female. बेटा एंथ्रीडिया जो होता है आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है, इस वजह से ये फीमेल पर नहीं मेल पर मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पूछा जा रहा है आपके टेरर ऑफ बंगाल। बेटा टेरर ऑफ बंगाल क्या है, वाटर हाइसिंथ को बोला जाता है। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है, देखो एक्चुअली क्या हुआ था, जब वाटर हाइसिंथ को जो ट्रांसपोर्ट किया गया था वो आउट ऑफ इंडिया से लेकर के आया गया था इंडिया में। रीजन क्या था कि ये वाटर हाइसिंथ के जो फ्लावर होते हैं, आपने बैंगनी वायलेट कलर के फ्लावर देखे होंगे आपने आसपास के जो तालाब जो बने हुए हैं, तो उनके अंदर, ठीक है। तो उनके अंदर जो देखा होगा आपने कि एक टाइम में क्या होता है, ये वायलेट कलर के फ्लावर्स जो होते हैं बेटा लगभग कुछ इस टाइप की उनकी क्या होती है, लीव्स होती है, और क्या होते हैं, बड़ी बड़ी लीव होती हैं, और वायलेट कलर के उनके ऊपर क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं। अब इस फ्लावर की ब्यूटीनेस की वजह से क्या था, आप इंपोर्ट कर दिया गया उसको इंडिया में, लेकिन पता नहीं था कि ये जो होता है कि लाइक इतना ज़्यादा इस इंडिया में आकर के स्प्रेड हो सकता है। तो इसका लाइक एक जगह लेकर के आया गया, लेकिन क्या हुआ कि जैसे आपने उसको वाटर के अंदर उसको सो किया, पानी के अंदर जैसे इसके सीड को डाला, तो वो पूरी वाटर बॉडीज को उसने कवर कर लिया। रीजन क्या था, क्योंकि वो पैरासाइटिक टाइप का इन्फेक्शन वो करता है बेटा, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो वाटर हाइसिंथ को हम क्या कहते हैं, वाटर हाइसिंथ इज द टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। बेटा अगर माइक्रोस्पोरेंजियम आ गया तो अगेन किसके बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पर मेल के बारे में, ठीक है। अब आप देख लो कि मेल के पार्ट का कौन सा पार्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। टैपेटम जानते हैं आप, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपकी स्पोरेंजिया जो होती है, मेल स्पोरेंजिया, ठीक है। यानी एंथर की जो 3-4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, उनमें से होने वाली है। जबकि ये आपकी माइक्रोपाइल है, ये आपका क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है बेटा, पार्ट होता है, ठीक है। इसलिए आंसर जो होने वाला है आपका क्या होने वाला है, वो डी होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। बेटा मेल गैमेट पूछा जा रहा है कि किसका पार्ट है ये, बेटा ये है आपका पोलन ट्यूब वाला। पोलन ट्यूब जब आप देखते हैं, जब पोलिनेशन के दौरान पोलन ट्यूब के अंदर आप देखते हैं कि एक तो होता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, एक होता है बेटा जनरेटिव सेल। बेटा पोलन ट्यूब जस्ट एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, या आप कह सकते हैं बेटा कुछ टाइम बाद जब वो एंट्री कर जाता है, तो आपका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये तो ऐसे ही रहता है, जबकि जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है बेटा ये दो माइटोसिस करके क्या बेटा, माइटोसिस करेगा और 2 मेल न्यूक्लियस बनाता है, 2 मेल न्यूक्लियस बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये
जनरेटिव सेल जो होगी, तो जनरेटिव डिवाइड करके क्या बनाएगी बेटा, आपकी मेल न्यूक्लियस बनाएगी। अब देखो ये जो दो न्यूक्लियस होते हैं, एक तो जाकर के फ्यूज करता है, ये जो इधर देखेंगे आप एग सेल के साथ में, एक तो फ्यूज करता है एग सेल के साथ में, एक जाकर के करता है आपके प्राइमरी, ये जो आपका सेंट्रल सेल होती है इसके न्यूक्लियस के साथ में। तो ये आपका एक फर्टिलाइजेशन, दो फर्टिलाइजेशन, बेटा किसका पार्ट है, ये आपका एंजियोस्पर्म के डबल फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ये चीज। Which of the following is not associated with egg apparatus? बेटा egg apparatus ये किसका पार्ट आ गया, अगेन ये जो चीज हम बात कर रहे थे बेटा, egg apparatus में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट आ गया। अगर egg apparatus के बारे में हम बात करते हैं तो ये एम्ब्रियो सेक के अंदर egg apparatus किस किस का बना होता है, यहां पर आपकी एग सेल होती है, सिनर्जिड होती है, और सिनर्जिड में क्या होते हैं बेटा, फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं बेटा, केमिकल सेक्रेट करते हैं। देख लो क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, यहां पर एंटीपोडल सेल होती है, बीच में सेंट्रल सेल होती है। पूछ ले, देख लेते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में बेटा सिनर्जिड होगा, एग होगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस होगा, जबकि एंटीपोडल क्या होती है, दूसरे साइड में होती है, तो इस वजह से ये आपके एग अपैरेटस का पार्ट नहीं होगा। स्कूटेलम, बेटा स्कूटेलम क्या होता है, मोनोकोट्स के अंदर, मोनोकोट्स में आप देखते हैं कि मोनोकोट के अंदर क्या होते हैं, सीड के अंदर एक कोटिलिडन बचता है। अब वो जो एक कोटिलिडन जो होता है, जो एक कोटिलिडन ग्रो करता है, एक साइड में बड़ा सा ग्रो कर जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, तो एक इसका पार्ट होने वाला, आपका आंसर देख लेते हैं कोटिलिडन का। बेटा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होती है, ये एक तरीके से ये एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होती है, ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, आपके एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, पूछ लिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। बेटा एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड के एम्प्लीफिकेशन के लिए जो होता है, हम पीसीआर का यूज करते हैं। पीसीआर आप जानते हैं क्या होता है, पीसीआर इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, आप कम अमाउंट में जो मिले हुए डीएनए होता है, कम अमाउंट में जो आपका डीएनए होता है, इसको 3 साइकिल के अंदर, पहला क्या हो जाएगा बेटा, आपका डीनेचुरेशन, फिर क्या होगा बेटा, आपका एनिलिंग, फिर आपका एक्सटेंशन। इन 3 साइकिल्स को चलाएंगे और आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आप डीएनए को पॉलीमराइज करेंगे, यानी डबल डीएनए से जब इन 3 साइकिल से होकर के गुजरेगा तो क्या होता है बेटा, सिंगल, ये आपके एक स्ट्रैंड की जगह 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो होती है इसको क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कराना, यानी एम्प्लीफिकेशन कराना। और ये बोला जाता है कि देखो अगर 20 मिनट तक ये तीनों साइकिल चला ली, अगर हम देखते हैं तो आपकी डिनेचुरेशन ये आधे सेकंड के लिए होता है, ये भी 30 सेकंड के लिए होता है, जबकि ये अप्रोक्स 45 सेकंड टू 1 मिनट लेता है। ठीक है, एनिलिंग का क्या होता है, 45 एक्सटेंशन जो होता है 1 मिनट के लिए होता है, ये दोनों आपके 30 सेकंड के लिए होते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्स अगर इसको आप 20 मिनट के लिए चलाए जाते हैं तो एक डीएनए के क्या हो जाती है बेटा, 1 बिलियन कॉपीज तक बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पीसीआर को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को एम्प्लीफिकेशन के लिए। एप्लीकेशन बेटा यूज कहां होता है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो यूज करते हैं, जहां क्रिमिनल सीन्स के अंदर हम डीएनए के लिए डीएनए की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। ठीक है, अगेन दिस इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ योर बायोटेक। बायोटेक में क्या बायोटेक के लिए पूछ लिया जाए बेटा, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस बिकम्स द एक्टिव। देखो बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस का जो क्राई प्रोटीन होता है, क्या होता है बेटा, क्राई प्रोटीन होता है। ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो होता है किसकी, पूछ लिया गया है कि इंसेक्टिसाइडल की तरह काम करता है, लेकिन कब, जब ये इंसेक्ट की मिड गट की, किसकी बेटा, मिड गट की एल्केलाइन पीएच में काम आता है। देख लो आंसर, देख लो क्या हो जाएगा आपका बी, एल्केलाइन पीएच से एक्टिवेट होता है। कहां होता है ये, इनकॉर्पोरेट करा जाता है, क्राई प्रोटीन को, बीटी प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट करा जाता है आपकी प्लांट्स के अंदर। ठीक है, वेजिटेबल्स के अंदर। ठीक है, जनरली जैसे बीटी कॉटन आप जानते हैं, तो कॉटन के अंदर क्या करा गया कि बीटी की जीन को हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, और इसका जो प्रोटीन होता है, बीटी जीन का जो प्रोडक्ट होता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, और ये बनता कहां पर है, प्लांट के अंदर। अब ये बीटी कॉटन को अगर कोई आकर के इंसेक्ट खा लेता है
तो उसकी मिडगट की जो एल्केलाइन पीएच होती है वो इस क्राई प्रोटीन को एक्टिवेट प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिसका इफेक्ट क्या होता है कि वो आपको इंसेक्ट को क्या कर देती है बेटा, किल कर देती है। इसी वजह से क्या होते हैं, जो आपकी बीटी क्रॉप्स जो होती है, क्या होती है बेटा, बीटी क्रॉप होती है, ये क्या होती है, ये इंसेक्टिसाइडल क्रॉप्स होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आरएनएआई। बेटा आरएनएआई जो हम यूज करते हैं, आरएनएआई में क्या किया जाता है, आरएनएआई के अंदर बेटा आरएनएआई के अंदर यूज करा जाता है क्या, किसी भी वायरस, किसी भी लाइक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के आरएनए को, जब आरएनए क्या होता है बेटा, देखो डीएनए से आरएनए बनाया जाता है और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इसको आप सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हो, क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ये जो सीक्वेंस होती है, ये प्रोटीन जो होता है किसी भी इंफेक्शियस एजेंट का जो प्रोटीन होता है, किसी भी डिजीज स्पीशीज के अंदर जाकर के डिजीज कोज करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये जो प्रोटीन होता है, ये आरएनए जो होता है, आरएनए से बनाया जाता है। अब इस आरएनए को अगर हम क्या करते हैं बेटा, रोक देते हैं, यहीं पे आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ही अगर हम रोक देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आरएनएआई करा जाता कहते हैं। जो कि टोबैको के अंदर हमने क्या किया था बेटा, एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके क्या किया था बेटा, हम आरएनएआई सीक्वेंस को हम क्या, आरएनएआई को क्या करते हैं बेटा, हम कैरी आउट कराते हैं। ठीक है, रेट्रोवायरस जो होता है एज ए कैरियर या वेक्टर हम ह्यूमन के अंदर यूज करते हैं जीन को ट्रांसफर करने के लिए, जबकि एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया था बेटा प्लांट के अंदर जीन को ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर जनरली प्लांट के अंदर एज ए वेक्टर क्या यूज होता है पूछा जाता है, तो आप जनरली किसका यूज नाम लेते हैं बेटा, एग्रोबैक्टीरियम का। हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। बेटा बासमती राइस की टोटल जो 27 वैरायटीज जो होते हैं बेटा इंडिया में ग्रो कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए केवल इंफॉर्मेटिव सवाल है, ध्यान रखेंगे आप इसी तरीके से इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द, देखो पूछा जाता है कि जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जब आप किसी भी क्रॉप के जीन्स को, जीनोम को आप मॉडिफाई करते हो ताकि वह ह्यूमन के लिए क्या हो सके बेटा, बेनिफिशियल हो सके, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को जो आगे अप्रूवल देता है वो जीईएसी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। क्या होती है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, ये क्या करती है, कोई भी जो आपकी जीएम क्रॉप बनाई जाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई भी बनाया जाता है, चाहे वो क्रॉप हो, चाहे वो कोई आपका एनिमल हो, तो उसको लाइक प्रोज एंड कॉन्स चेक करती है कि लाइक उसके बेनिफिट्स, या कोई आपके ऐसा तो नहीं कि आप बेनिफिट के लिए बना रहे हैं लेकिन उसके नुकसान ज्यादा हैं। ठीक है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स को चेक करने के लिए कौन जिम्मेदार होती है बेटा, जीईएसी जो आपकी कमेटी होती है वो उसको चेक करिए, देन वो आपको अप्रूवल देती है किस चीज के लिए, कि आइदर यू कैन यूज दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन द पॉपुलेशन और नॉट। ठीक है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। बेटा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो होते हैं आपके इंडियन इकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। क्लोनिंग वेक्टर। बेटा क्लोनिंग वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर फॉर द बैक्टीरिया। बेटा बैक्टीरिया के लिए कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, बैक्टीरियोफेज होता है, पीबीआर 322 होता है, प्लाज्मिड होता है, टीडीएनए नहीं होता। ठीक है, टीडीएनए क्या होता है, टीडीएनए ये नहीं होता है। टीडीएनए एक तरीके से आप ऐसे मान लो प्लाज्मिड का एक पार्ट होता है जो कि कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, डिजीज कोजिंग डीएनए होता है। ठीक है, तो आप टीडीएनए जो होता है वो किसके लिए होता है, टीडीएनए क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर जो होते हैं यूज करे जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन को ट्रांसफर करने के लिए, तो बेसिकली ये कैरियर की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू इंजेक्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द न्यूक्लियस। अगर आप बात करते हैं एनिमल के लिए, एनिमल के न्यूक्लियस के अंदर सीधा माइक्रो इंजेक्शन जो होता है, माइक्रो इंजेक्शन से क्या करते हैं हम जीन को ट्रांसफर करते हैं, उसके जीनोम को मॉडिफाइड करने के लिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन से किया जाता है। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है बेटा, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, सीधा ह्यूमन के जीनोम के न्यूक्लियस के अंदर, सीधा न्यूक्लियस के अंदर क्या करते हैं, जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, फंगस से, अगर बेटा फंगस से आपको डीएनए को आइसोलेशन करना है तो बेटा क्या करेंगे,
काइटिनेज को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है बेटा? काइटिन की बनी होती है। वहीं अगर आप बैक्टीरिया की आ जाते हैं तो बेटा लाइसोजाइम यूज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? वो उसको डिग्रेड कौन करता है? जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जो कौन डिग्रेड करता है बेटा? लाइसोजाइम डिग्रेड करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पीबीआर 322? बेटा पीबीआर 322 क्या है? ये एक क्लोनिंग वेक्टर होता है, ठीक है। बात करेंगे इसके बारे में। पीबीआर 322 अगर आप देखते हैं, ये पीबीआर 322 होने वाला है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? ओआरआई साइट होती है। कोई भी वेक्टर, कोई भी कैरियर, कोई भी प्लाज्मिड आपका वेक्टर नहीं हो सकता अगर उसके अंदर ओआरआई साइट नहीं हो। ओआरआई साइट क्या होती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ओआरआई क्या होती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या इनिशिएशन साइट होती है, जहां से इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा? शुरू होता है। प्लाज्मिड के किसी स्पेसिफिक जीन के अंदर, प्लाज्मिड के किसी स्पेसिफिक पार्ट को कट करके हम अपना जो डिजायर्ड जीन होता है उसको इंसर्ट कर देते हैं और ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। जब ये प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड के अंदर बेटा रेप्लिकेशन की पावर होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर। किसकी वजह से? ओआरआई की वजह से। जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये वाला डीएनए जो है, हमारा जो इंसर्टेड जीनोम है, जो हमारी इंसर्टेड डिजायर्ड जीन है, ये भी क्या करेगी बेटा? रेप्लिकेट करेगी। तो क्या होता है? ओआरआई होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। रेस्ट्रिक्शन साइट क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होती है? एंटीबायोटिक्स वगैरह आकर के काम करती हैं, जो कि आपके एज ए जेनेटिक मार्कर की तरह काम करते हैं, ठीक है। टीडीएनए होता है, टीडीएनए नहीं होता, क्या होता है बेटा? आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, ठीक है। तो टीडीएनए इसका पार्ट नहीं होता। इफ अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, देखो बेटा क्या होता है, अगर हम पीबीआर 322 की बात करें तो इसके पास में दो रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ तो होता है इसके पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, यहाँ होता है इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए जीन होती है। अगर उसने कहा कि यहां से हटा करके आपने क्या कर दिया बेटा? फॉरेन डीएनए इंसर्टेड कर दिया, तो आपने क्या कर दिया? जो ये तो आपको एम्पिसिलिन के लिए, मतलब अगर ये बैक्टीरिया जाकर के एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करता है, तो वहां जहां मीडियम के अंदर क्या है? एम्पिसिलिन आपने डाल रखी है, तो वहां इसकी वजह से क्या मिल जाता है? उस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस मिल जाता है और बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन की क्योंकि आपने जीन हटा दी है, यहां पर आपने बाहर का फॉरेन डीएनए यहां पर क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा? टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं मिलता, जबकि कोई क्या होता है यहां पर आपको, आपके उस सेल को क्या मिलता है? एक रिकॉम्बिनेंट क्वालिटी मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होने वाला है? विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। आंसर हो जाएगा आपका इसका बेटा बी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड? बेटा किसका है ये? आपका पीसीआर का। पीसीआर जब आप रन करते हैं तो पीसीआर के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, वहां पर जो होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, वो ना यूज करके क्या करते हैं बेटा? थर्मस टैग पॉलीमरेज को यूज करते हैं बेटा। क्या करते हैं? टैग पॉलीमरेज। और टैग पॉलीमरेज कहां से होता है? थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट करा जाता है। टैग पॉलीमरेज की क्वालिटी क्या होती है बेटा? देखो, क्योंकि जब आप पीसीआर रन करते हैं तो इसके अंदर टेम्परेचर जाता है बेटा 92 डिग्री सेल्सियस तक। कैसे? तीन पीसीआर के अंदर बेटा तीन वो होते हैं आपके, क्या होते हैं? तीन स्टेप्स चलते हैं। सबसे पहले डिनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। बेटा डीनेचुरेशन कहां होता है? 92 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के होता है। 90 टू 94 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रन करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन टेम्परेचर। जहां आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट हो जाता है दो सिंगल स्ट्रैंड के अंदर, दो सिंगल स्ट्रैंड के अंदर, जो कि क्या होता है बेटा? 92 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इसलिए वहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, वहां वो क्या होते हैं? ऐसा होना चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर अनस्टेबल ना हो। डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पर अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि बेटा डीएनए पॉलीमरेज कुछ नहीं है, एक एंजाइम है, और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो कि पीएच और टेम्परेचर की एक कहां पर? ऑप्टिमल रेंज के अंदर क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं। जबकि थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि वो बैक्टीरिया है जो कि क्या होता है बेटा? गर्म जो झरने होते हैं, यानी पानी के जो अप्रोक्स 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? उसके एंजाइम्स का यूज करते हैं। किस चीज के लिए? एज ए पॉलीमरेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया सिंथेसाइज द इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन?
पूछ लिया गया बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया सिंथेसाइज इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, यानी इंसेक्ट को खत्म करने वाला प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है बेटा, बेसिलस थ्योरिनजेनेसिस, बीटी जीन। जो बीटी क्रॉप जो बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है, क्या होता है बेटा, बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप के एप्लीकेशन में जो यूज करते हैं हम बेसिलस थ्योरिनजेनेसिस यूज करते हैं, ताकि क्या करता है ये आपकी क्रॉप्स को इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर आपकी बीटी बीटी क्वालिटी प्रोवाइडेड है तो उसके अंदर क्या होता है, इंसेक्टिसाइडल नेचर पाई जाती है। HIV बेटा एड्स के वायरस के बारे में बोले जा रहे हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बैक्टीरिया ह्यूमन के अंदर किसकी सेल के ऊपर, कौन से सेल के ऊपर अटैक करता है बेटा, टी हेल्पर सेल के ऊपर। टी हेल्पर सेल के ऊपर अटैक करता है और उनके नंबर को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रीजन क्या होता है, क्यों, क्योंकि टी हेल्पर सेल जो होती है आपके इम्यून सिस्टम को, अदर इम्यून सिस्टम को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। जबकि HIV क्या करता है, टी हेल्पर के नंबर को कम कर देता है, जिससे क्या होता है आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होता है और वायरस को नहीं पहचाना जाता। जब वायरस नहीं पहचाना जाएगा तो उसको इन्वेड नहीं करा जाएगा और उसका इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर आसानी से इजीली क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, गोइंग डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। देखो ऑर्गेनिक मैटर का जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं, इनऑर्गेनिक मैटर का बेटा, इनऑर्गेनिक मैटर का जो कि क्या होता है बेटा, वाटर सॉल्युबल होते हैं। देखो पूछा जा रहा है ये आपके क्या है, ये डीकंपोजिशन का पार्ट है। क्या है बेटा, डीकंपोजिशन का पार्ट है कि जो आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर, लेकिन कैसे होते हैं बेटा, वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल के ऊपर से जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल के पानी के साथ में क्या होता है बेटा, सॉइल की इनर डीप लेयर के अंदर चले जाते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं बेटा, लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, समझ गए। ह्यूमिफिकेशन है आपका ह्यूमस का बनना, कैटाबॉलिज्म ये आपका बैक्टीरिया वगैरह करता है, फ्रेगमेंटेशन वगैरह इसका क्या होता है, तोड़ने का होता है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है बेटा, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मैटर अर्थ के डीप इनसाइड लेयर के अंदर चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं आप, लीचिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट मेयर, देखो बेटा यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती कि एक जगह आपके इकोलॉजी में लिखा हुआ है कि टोटल बायोडाइवर्सिटी जो कि क्लासिफाइड एंड डिस्कवर्ड इज 1.7 to 1.8 मिलियन, लेकिन यहां पर कोई आंसर ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर 1.5 मिलियन के आसपास ये हमें नियर बाय आंसर लग रहा है, इसलिए हम ये लगा देंगे। जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेयर हाउ मच ग्लोबल डाइवर्सिटी इज, तो आंसर बेटा 7 to 8 मिलियन होती है। कितनी, 7 to 8 मिलियन होती है। जबकि वो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, ये है आपकी टोटल डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड, यानी जिसको डिस्कवर कर लिया, उनका क्लासिफिकेशन कर लिया, वो तो इतनी है, लेकिन टोटल इतनी है। मतलब अभी इसमें से इतनी, यानी अप्रोक्स तुम ऐसे मान करके चलो, अप्रोक्स 5 to 6 मिलियन जो अभी बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्कवर होने के लिए बाकी है। बेटा बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पीपल इज व्हाट परसेंटेज, बेटा टोटल बायोडाइवर्सिटी का इंडियन पीपल जो करते हैं वो टोटल 8.1, ध्यान रखेंगे आप, आपका इकोलॉजी का डाटा है, 8.1% क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखेंगे ऐसे ही। अगेन व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ सिचिलिड फिश इन द लेक विक्टोरिया। बेटा देखो लेक विक्टोरिया के अंदर क्या था, लेक विक्टोरिया के अंदर जब आपने क्या करा था, एक लेक विक्टोरिया के अंदर क्या होता है बेटा, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन। एलियन स्पीशीज के इन्वेजन जब आपने किया तो वहां पे क्या होते हैं, जो वहां की रेगुलर जो आपकी लोकल फिशेज थी, सिचिलिड फिश जो थी, तो आप देखते हैं कि वहां पे लोकल जो आपकी फिशेज थी उसकी मोर देन 200 जो स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट होने लगती है। रीजन क्या होता है, क्यों, क्योंकि जो आपने बाहर से ला करके वहां पर स्पीशीज पानी के अंदर इनहेरिट करने की कोशिश करी है। तो देखो कुछ किसी भी चीज का जो होना चाहिए वहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही होती है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल प्रीडेटर वहां पर होता है ताकि उसके एक पोटेंशियल को क्या कर सके, एक लेवल तक कंट्रोल कर सके, ठीक है। जब आपने वहां की लेक अमेरिका की जो लेक विक्टोरिया के अंदर जब आपने ग्रो कराया ऑर्गेनिज्म को, तो वहां पर उसका एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हुआ, जो जबकि वहां पर क्या था बेटा, उसका एलियन स्पीशीज का नेचुरल प्रीडेटर ना होने की वजह से उसने क्या किया बेटा, जो वहां की लोकल फिशेज थी उसको किल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका एलियन स्पीशीज इन्वेजन।
पूछ लिया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। बेटा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा रीजन नहीं है, पढ़िए आराम से। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल है बेटा, बर्निंग होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। डिफॉरेस्टेशन, बेटा डिफॉरेस्टेशन होगा तो प्लांट की वजह से क्या हो जाएगा, जो उसका इफेक्ट है वो नहीं हो पाएगा। पॉपुलेशन एक्सपेंशन की वजह से भी इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज। बेटा इंप्रूवमेंट अगर होगा तो ये क्या होगा, अगर लाइक एनर्जी यूज का इंप्रूवमेंट होगा तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगी। तो आंसर इज डी। बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जब आप जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स का यूज ना करके ऑर्गेनिक चीजों का, लाइक जो नेचुरल चीजें होती हैं उनका यूज करो, किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ वगैरह के लिए, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बेटा क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का क्या करते हैं, यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक होती है क्योंकि उसके जो होता है लाइक जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट को ही क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं ताकि फर्टिलाइजर्स की तरह एज ए फर्टिलाइजर उनको यूज किया जा सके। तो क्या होता है, जीरो वेस्ट जनरेशन होता है, साइक्लिक होता है, मैक्सिमम क्या होते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं उसको टोटल हम यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर उसमें अलाउ नहीं होते, ठीक है, ताकि मोर हेल्दी बेनिफिशियल क्या बन सके, आपकी क्रॉप बन सके, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज के बारे में आ गया बेटा, आगे ये क्या है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। मैं आपको बता करके चलूं क्या होता है टेम्परेचर। जब आप देखते हैं लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में जो आप टेम्परेचर चेंज देखते हैं बेटा वो सेम वेरिएशन शो करता है। देखो जब आप अर्थ पर देखेंगे तो अर्थ पर ये आपकी इक्वेटर, ये आपका पोल, अर्थ पर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ये इक्वेटर से पोल की तरफ चलना, ये क्या होता है बेटा आपका लैटिट्यूड, ठीक है। जबकि अर्थ की सरफेस से क्या, पानी की, ये समुद्र जो आपका लाइक वो होता है ओशियन की सरफेस होती है, उससे जब आप ऊपर उठते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एल्टीट्यूड। तो यानी आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओ तो टेम्परेचर क्या करेगा बेटा, फॉल करेगा। और आप जो लाइक आपने देखा होगा ना, रेलवे ट्रैक के साइड में लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी हाइट फ्रॉम द सी सरफेस। तो सी सरफेस से जो ऊंचाई जो बोली जाती है तो वो भी क्या होता है, वो एल्टीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड पर भी क्या होता है, जैसे टेम्परेचर यहां फॉल कर रहा है इसी तरीके से टेम्परेचर यहां फॉल करेगा। इसी वजह से जो पोल्स पर जो पाए जाने वाली कंट्रीज होती है वहां पर क्या होता है जनरली आप देखते हैं कि वहां टेम्परेचर कम होने की वजह से जनरली आप बर्फबारी देखते हैं कि क्या होता है वहां पर, आइस नॉर्मली जनरली होती ही होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द हाइट, इंक्रीज करने के बाद में क्या होगा बेटा, हाइट जैसे इंक्रीज होगी, ये आप क्या करो अगेन ओशियन से ऊपर की तरफ चलो, एल्टीट्यूड जैसे बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अगेन आ गया, टेम्परेचर इज लो एट द समिट। समिट मतलब क्या होता है बेटा, ये आपके माउंटेन की बिल्कुल क्लाइम पर, पीक पर जो होता है, पीक पर टेम्परेचर, मैंने बोला ना अभी कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड में चेंज होगा वैसे वैसे लैटिट्यूड में चेंज होगा। तो टेम्परेचर हाइट बढ़ाने पर और ये आपके इक्वेटर से पोल की तरफ चलने पर क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। ऐसा रीजन क्यों होता है, ऐसा रीजन होता है कि क्योंकि जो सन होता है उसका मैक्सिमम जो सनलाइट पड़ती है वो क्या पड़ती है बेटा, इक्वेटर पर पड़ती है, और उसका मिनिमम इफेक्ट होता है पोल के ऊपर, जिसकी वजह से टेम्परेचर जनरली क्या होता है वहां का बहुत ही लोअर होता है, माइनस में। नेचुरल सिलेक्शन, बेटा नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है जब आप पॉपुलेशन के अंदर से नेचर आपको सिलेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है पॉपुलेशन लेवल पर होता है। लेकिन म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन होता है इंडिविजुअल लेवल पर। तो बोल दिया जाता है बेटा नेचुरल सिलेक्शन अगर होगा तो नेचुरल सिलेक्शन तो होगा आपका किसका, पॉपुलेशन लेवल पर। लेकिन अगर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होता है सडन चेंज किसी एक स्पीशीज के अंदर, स्पीशीज के किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सडन चेंज आ जाना क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। तो अगर म्यूटेशन होगा तो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन पूरी पॉपुलेशन के ऊपर क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन को नेचर लाइक इक्वल टाइम देती है, इक्वल रिसोर्सेज देती है, और उसमें से कोई एक इंडिविजुअल क्या करता है उसको बेस्ट परफॉर्म करके दिखाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। पूछ लिया गया है बेटा व्हेन परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव, देखो प्री रिप्रोडक्टिव हो गए यानी आपको ए मान लो, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव यानी बी मान लो, एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव सी। अगर प्री रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा है, ये उसके बाद कम है, ये सबसे कम है। तो मतलब इसका ग्राफ जो बनने वाला है अगेन बेटा कैसे बनने वाला है, ऐसा बनने वाला है। और ये जो होता है बताओ ये कौन सी पॉपुलेशन को बताएगा बेटा, एक्सपांडिंग को। यानी प्री रिप्रोडक्टिव जो होंगे वो रिप्रोडक्टिव से ज्यादा हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस वन इन टाइम। बेटा देखो पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो कि लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करता है। तो बेटा आपका बैम्बू ट्री ये भी अप्रोक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर में एक बार रिप्रोड्यूस करता है और क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है। यानी इसकी एज अप्रोक्स 100 ईयर होती है और 100 ईयर में एक बार रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करके मल्टीपल आप अपने पोलन ग्रेन्स वगैरह बनाएगा, मल्टीपल ओव्यूल्स वगैरह बनाएगा और क्या होगा बेटा, फिर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से पैसिफिक सालमन फिश होती है, सालमन फिश भी लाइफ में क्या करती है बेटा, एक ही बार रिप्रोड्यूस करती है। तो ऐसे प्लांट्स को, अगर प्लांट के बारे में आप बोलो तो ऐसे प्लांट को तो मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट बोलते हैं, पेरिनियल प्लांट। ठीक है, मोनोकार्पिक यानी लाइफ में सिर्फ एक बार क्या बनाएंगे बेटा, ये फ्रूटिंग करेंगे और क्या होगा बेटा, पेरिनियल यानी लाइफ जो होगी बेटा मल्टीपल ईयर की होगी। ठीक है, चलिए आ जाए। व्हाट इज द रीजन ऑफ को एक्सिस्टेंस ऑफ 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर फिश। बेटा वार्बलर फिंचेस क्या होती है, वार्बलर फिंच होती है। ठीक है ना, वार्बलर फिंचेस क्या थी, एक ही स्पीशीज की 5 अलग अलग टाइप की फिशेस थी, फिंच थी। यानी फिंच क्या होती है, छोटे छोटे स्मॉल बर्ड्स। ठीक है, एक प्लांट के ऊपर रहती थी, लेकिन उन्होंने कंपटीशन ना करके क्या किया बेटा, रिसोर्स की पार्टीशनिंग करी। किस तरीके से, अपनी फूड की हैबिट को चेंज करके, कि किसी ने कुछ ने क्या खाया बेटा, कुछ ने तो खाना शुरू करा सीड्स को, कुछ ने उसके ऊपर मिलने वाले फ्रूट्स को और कुछ ने उसके ऊपर मिलने वाले किस चीज को बेटा, इंसेक्ट्स को। तो उन्होंने क्या किया बेटा, रिसोर्स को अपने पार्टीशन कर लिया। यानी एट ए टाइम जितने रिसोर्सेज थे उन्होंने सबने अपने अपने स्पेसिफिक रिसोर्स को पकड़ लिया कि भाई हम कंपटीशन ना करके क्या करेंगे, रिसोर्स पार्टीशन करेंगे और कंपटीशन से बचने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि कंपटीशन जो होता है बेटा क्या होता है, वो माइनस कोमा माइनस ये होता है, ये वाली रिलेशनशिप होती है। मतलब क्या है, दोनों स्पीशीज को क्या होने वाला था, नुकसान होने वाला था। ठीक है, चलिए बेटा हार्ड ग्लाइकोसाइड कौन करता है बेटा, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जो होता है हार्ड ग्लाइकोसाइड रिलीज करता है, जो क्या है बेटा आपका एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिकम्पोजर्स। बेटा डिकम्पोजर्स जनरली क्या होते हैं बेटा, आपके फंजाई होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। वायरस कभी भी डिकम्पोजर्स की तरह काम नहीं करते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो कि आपके ऑर्गेनिक मैटर को, बने हुए जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो लाइक आप सोच लो कि जैसे प्लांट से गिरा हुआ पत्ता या ह्यूमन बॉडी, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक है, फिर ये डिकम्पोजर करते क्या है, जो ब्रेक डाउन किया बॉडी ऑर्गेनिक मैटर का, उसको कहाँ कर देते हैं, एनवायरमेंट के अंदर, सॉइल के अंदर, एयर के अंदर क्या कर देते हैं बेटा, रिलीज कर देते हैं। पूछ लिया गया है बेटा एंटीराइनम मेजस जो आपका प्लांट बनता है, उसके अंदर जो आप देखते हैं कि जब रेड का व्हाइट के साथ क्रॉस करते हैं तो आती है यहां पर पिंक बनती है, कैपिटल आर स्मॉल आर बनती है F1 जनरेशन। किसकी वजह से है ये बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है आपका एक मेंडेलियन जो डोमिनेंस लो है, मेंडेलियन जो डोमिनेंस लो होते हैं, क्या कितने लो होते हैं, मेंडल के 2 लो मेनली, 3 लो मेनली होते हैं। कौन सा होता है, नंबर 1 तो होता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेटा 2 आपको एग्जाम आपके क्या पास में क्या है बच्चा, एक्सेप्शन है। एक तो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है आपका कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जब आपका रेड और व्हाइट से क्रॉस करने पे क्या आता है, पिंक आता है, यानी कोई इंटरमीडिएट कलर आता है। कोडोमिनेंस आता है जब रेड और व्हाइट के क्रॉस करने के बाद में एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर रेड भी आता है और व्हाइट भी आता है कलर, तो उसको क्या कह देते हैं, कोडोमिनेंस कह देते हैं। यानी पैचेस, बॉडी के ऊपर अलग अलग कलर के क्या आना, पैचेस का आना, उसको क्या होता है बेटा, वो कोडोमिनेंस का रिजल्ट होता है। बेटा साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो होती है, ये कहीं ना कहीं आपके क्या होता है बेटा, ये आपके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर बात करता है, जो कि क्या होता है,
इस चीज के बारे में बताता है कि जो आपके पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो किस में होते हैं, मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अब ये क्या होता है, अब यहां से शो करेंगे आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा पूछ लिया गया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज की थी, ठीक है, तो किसने प्रपोज की थी, आपके सटन एंड बॉवरी ने। सटन एंड बॉवरी ने क्या किया था, क्रोमोसोमल, ये आपके क्या हो जाएगा, मॉर्गन आपके लिंकेज से रिलेटेड है, जबकि ये आपके वेरिएबल फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी क्या बताती है, क्रोमोसोमल थ्योरी बताती है कि क्रोमोसोम्स एंड द जीन्स, क्रोमोसोम एंड द जीन्स शोज द पैरेलल बिहेवियर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं हम, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी क्रोमोसोम के अंदर कोई डिसऑर्डर होना चाहिए। देखो जबकि आप देखते हैं डाउन सिंड्रोम, बेटा डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल है, क्यों, क्योंकि 21st क्रोमोसोम की क्या होती है, ट्राइजोमी हो जाती है। यहां पे क्या होता है बेटा, फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम का एब्सेंट होने की टर्नर सिंड्रोम बनता है, जबकि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, एक्स एक्स वाई, एक एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोसोम की मेल के अंदर बनने से होती है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है बेटा, पॉइंट म्यूटेशन होता है, क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, डी। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम में ना होकर के किस में हो रहा है बेटा, जीन में हो रहा है। एक्सरे डिफ्रैक्शन बेटा किसने दिया था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। किसके, डीएनए की जो लाइक स्ट्रक्चर के, डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए, टोपोग्राफी के लिए यूज किया था। What was the conclusion of हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था बेटा, देखो जब डीएनए की डिस्कवरी करी जा रही थी तो कंपटीशन में तीन आपके वो थे, एक डीएनए, एक आरएनए, एक प्रोटीन। पूछा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो तीन एक्सपेरिमेंट हुए थे। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एवरी मैक्लियोड मैकार्टी का, और उसके बाद में लास्ट जो आपने रिजल्ट दिया था, किसने दिया था, वो हर्शे एंड चेज ने। उन्होंने क्या कहा था कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए का, क्या होता है बेटा, डीएनए होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, डीएनए होता है, ना कि क्या होता है बेटा, आरएनए, ठीक है। टर्मिनेशन कोडोन कौन सा नहीं है बेटा, इज नॉट अ टर्मिनेशन कोडोन। तो टर्मिनेशन कोडोन का अगर आप बात करते हैं, ये आपका एजी नहीं होगा। टर्मिनेशन कोडोन क्या होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए, ये टर्मिनेशन कोडोन होते हैं। मतलब क्या होता है, जहां आपका ट्रांसक्रिप्शन को खत्म कर दे, जहां आपके ट्रांसलेशन को खत्म कर दिया जाता है और आगे और ज्यादा आगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं होता। एयूजी आपका बेटा स्टार्ट कोडोन होता है, क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होता है, जो कि किसको कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है। क्या करता है बेटा, मेथियोनिन को कोड करता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए क्या होता है, अमाइनो एसिड को टीआरएनए के ऊपर कोड करना। लिंकिंग ऑफ द अमाइनो एसिड विद कॉन्जुगेट टीआरएनए, दैट इज नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, बेटा डिजीज क्या होती है, देखो दो तरीके की होती हैं। एक तो वो जो फैलती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर, दूसरी डिजीज वो होती है जो कि इंसान से यानी ह्यूमन के अंदर कम्युनिकेट नहीं होती। उसमें एग्जांपल हो जाएगा नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर का, ठीक है। जबकि बाकी आपकी जैसे मलेरिया, टाइफॉइड वगैरह सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी वेक्टर की वजह से क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होती है, ठीक है। पीएमएनएल पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर क्या होते हैं बेटा, यानी जिनके अंदर मल्टीपल शेप के क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर होते हैं बेटा, क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर देखी जाती है, ठीक है। कोलेस्ट्रम, बेटा कोलेस्ट्रम में जो होता है, कोलेस्ट्रम होता है इनिशियली, जो इनिशियल मतलब जब प्रेगनेंसी के बाद जब पार्चुरेशन होता है, तो पार्चुरेशन के शुरुआती वीक के अंदर जो मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है, उसको हम शुरुआत में क्या कहते हैं बेटा, कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग से ज्यादा कोई क्या होता है बेटा, बेस्ट न्यूट्रिएंट नहीं होता, कि मदर मिल्क इज द बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग बेबी। डाईएसिटाइल मॉर्फिन, डाईएसिटाइल मॉर्फिन क्या होता है बेटा, आपका हेरोइन होता है। हेरोइन जो बनाया जाता है ये मॉर्फिन के डाईएसिटाइलेशन से बनाया जाता है। बेटा विडाल टेस्ट किस चीज के लिए होता है, विडाल टेस्ट आपके बेटा टाइफाइड के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है।